सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद पर दुनिया के साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है और अमेरिका जैसे देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं कैसे इस मजाक का हिस्सा बनी हुई है। आज पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए वहां की एक सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस दौरान तलहा सईद के साथ जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी भी मौजूद थे और यह वही तलहा सईद है जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है और जो अपने पिता हाफिज सईद के साथ आतंकवाद का अपना एक फैमिली बिजनेस चलाता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। लेकिन अब यह तलहा सईद पाकिस्तान में नेता बन चुका है और यह लाहौर की एक सीट से इस बार नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रहा है। अब आप सोचिए कि तलहा सईद जैसा जो आदमी है, जो कि एक आतंकवादी है, खतरनाक आतंकवादी है, अगर यह चुनाव जीत गया और पाकिस्तान में सांसद बन गया तो क्या होगा। खतरनाक बात यह है कि तलहा सईद के जैसे 100 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान की अलग अलग सीटों से नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं और हाफिज सईद की जिस नई पार्टी ने इन आतंकवादियों को चुनाव में उतारा है, चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है, उसका कहना है कि उसके ओपिनियन पोल में उस पार्टी को नेशनल असेंबली की कई सीटों पर जीत मिल रही है। यानी इस बार पाकिस्तान की संसद में कई आतंकवादी सांसद बनकर संसद भवन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद ये सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं, उसके बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पार्टी का यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो वो गठबंधन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी अगर किसी और पार्टी को बाहर से समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, अंदर से समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, किसी के सांसद कम पड़ जाते हैं, तो फिर ये पार्टी जो हाफिज सईद की पार्टी है ये उस पार्टी को समर्थन देगी। यानी पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे ने और दूसरे आतंकवादियों ने सरकार में आने का सपना देखना शुरू कर दिया है और इन आतंकवादियों को लगता है कि इस बार उन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है और दुनिया के साथ आतंकवाद पर इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। हमारे देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में 26/11 का हमला और उसका मास्टरमाइंड था यही हाफिज सईद और इसीलिए यह भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की कुल मिलाकर 226 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर हाफिज सईद की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ग्रैंड प्लान देखिए हाफिज सईद का। और यह वही हाफिज सईद है जो भारत में अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले 26/11 का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और सूत्रों से हमें यह खबर मिली है कि भारत ने आज ही पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। कहा है कि हाफिज सईद को हमें सौंप दीजिए और पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस पर कोई भी औपचारिक जवाब नहीं दिया है और वो शायद इस पर जवाब देगा भी नहीं। भारत ने आज कह तो दिया कि हमें हाफिज सईद वापस चाहिए और हाफिज सईद की जगह भारत की जेलों में है, लेकिन असल में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी प्रत्यर्पण संधि है नहीं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, यह असंभव सी बात है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो फिर भारत ने आज ये मांग क्यों उठाई है जब वो पहले से ही जानता है कि पाकिस्तान ऐसा करने वाला नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान हाफिज सईद को यहां भेजेगा नहीं, लेकिन जानते हैं इससे होगा क्या। इससे एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज होगा। इससे अमेरिका जैसे देश भी एक्सपोज होंगे। कैसे एक्सपोज होंगे अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से हमारा सवाल यह है कि वो हाफिज सईद जैसे लोगों को पकड़ने में भारत की मदद क्यों नहीं कर रहे। अगर अमेरिका जैसा देश उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान तक आ सकता है, एबटाबाद में आकर उसे मार सकता है, अगर वो बाकी के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में मार सकता है, ईरान तक में जाकर ईरान के एक जनरल की हत्या कर सकता है, तो क्या अमेरिका हाफिज सईद को पाकिस्तान से नहीं पकड़ सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा करना चाहता है, क्योंकि हाफिज सईद उसका गुनहगार नहीं है। हाफिज सईद भारत के 140 करोड़ लोगों का गुनहगार है और शायद उसमें अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं।
अमेरिका की दिलचस्पी है दूसरे आतंकवादियों को बचाने में। इन देशों और ऐसी संस्थाओं ने हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित तो किया हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद पर 10 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, जबकि पूरी दुनिया यह जानती है कि इस समय हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर में है और पाकिस्तान के कई पत्रकार खुद यह दावा कर चुके हैं कि हाफिज सईद का घर लाहौर के जौहर टाउन इलाके में है और उसका बेटा अब हाफिज सईद की पार्टी से ही नेशनल असेंबली का चुनाव लड़के वहां का सांसद बनने की कोशिश कर रहा है। न जाने कितनी बार हमें हाफिज सईद के वीडियोस मिलते हैं जो लोग अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोचिए, लेकिन विडंबना यह है कि जो बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है, उस बात से सुपर पावर अमेरिका पूरी तरह से अनजान है। अमेरिका कहता है उसके पास सर्विलांस के लेटेस्ट साधन है, उसके पास सैटेलाइट है, उसके पास ड्रोन्स हैं, वो दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे किसी भी जगह मिसाइल दाग कर किसी को भी कहीं से भी किसी की हत्या कर सकता है। आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो कितनी खोखली हैं और अमेरिका आतंकवाद को लेकर कितना गंभीर है। जरा अब इस बड़ी स्क्रीन पर जाइए, देखिए, आप भी आज हैरान रह जाएंगे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक इकाई है जिसे रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कहा जाता है और रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस की वेबसाइट पर हाफिज सईद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हाफिज सईद इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, साउथ एंड सेंट्रल एशिया। ये देखिए, और यहां देखिए, लोगों से हाफिज सईद के बारे में कोई भी जानकारी मांगी गई है, टिप मांगा गया है और फिर कहा गया है रिवॉर्ड है अप टू 10 मिलियन यूएस डॉलर्स और डू योर पार्ट, सबमिट अ टिप। देखिए, यानी अगर आपके पास हाफिज सईद के बारे में कोई जानकारी है तो आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अपनी जानकारी जो हाफिज सईद के बारे में है दे सकते हैं। और इसी वजह से आज मैं भी इस वेबसाइट पर गया और मैंने देखा कि चलिए देखते हैं कि अमेरिका की इस वेबसाइट पर क्या होता है। तो वेबसाइट का नाम मैंने आपको बता दिया, rewardsforjustice.net। हाफिज सईद पर हम गए। ये बात सही है, हाफिज सईद को उन्होंने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। साउथ और सेंट्रल एशिया का इसमें रीजन बताया हुआ है, इनाम की भी घोषणा है। और फिर देखिए कि हाफिज सईद इस समय पाकिस्तान में है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान भारत जानता है। इसके लिए हमने इस टिप वाले ऑप्शन पर यहां क्लिक कर दिया। देखिए, क्लिक करने के बाद क्या होता है, इस पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा गया कि हम हाफिज सईद के बारे में किस माध्यम से अमेरिका को जानकारी देना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं डू योर पार्ट, सिक्योर अ सेफर वर्ल्ड। देखिए, अमेरिका जो है दुनिया भर की सुरक्षा का सबसे बड़ा ठेकेदार है, तो कहता है सिक्योर अ सेफर वर्ल्ड। फिर देयर आर मेनी वेज टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस, यू मे चूज फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अब वो कह रहा है कि आप किसके जरिए, कौन से प्लेटफॉर्म से जानकारी देंगे। सिग्नल है, टेलीग्राम का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है और ब्राउजर का ऑप्शन है। हमने व्हाट्सएप का ऑप्शन लिया क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप था, तो हमने व्हाट्सएप को क्लिक किया। अलग अलग मैसेजिंग एप्स का विकल्प देखने के बाद हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया जो इस समय आपके पास है, और इसके बाद व्हाट्सएप पर अमेरिका के एक नंबर का चैट बॉक्स खुल जाता है जिसमें हमने बड़ी एक उसके बारे में जानकारी बताई कि हाफिज सईद इस समय पाकिस्तान में है। ये मैंने लिखा, हाफिज सईद इज इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद वो हमें लिखते हैं कि उनका एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आता है जिसमें हमसे ये पूछा गया कि ये जानकारी हमें कहां से मिली और क्या हम कोई तस्वीर या कोई दूसरा सबूत हाफिज सईद के बारे में दे सकते हैं। और जब हमने और जानकारियां बताई तो हमें इस पर कोई जवाब उसके बाद नहीं आया, क्योंकि ये असल में एक ऑटो जनरेटेड चैट बॉक्स है, यानी ये कोई एक खास व्यक्ति नहीं है। अब हो सकता है बाद में वो इस जानकारी को पढ़ेंगे। हालांकि मेरे पास जानकारी और भी थी, मैं चाहता तो इसमें हाफिज सईद के नए लेटेस्ट वीडियोस डाल सकता था,
मैं चाहता तो हाफिज सईद के बेटे के वीडियोस डाल सकता था, उसके लोकेशन डाल सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना लिखा, हाफिज सईद सन तलहा सईद इज कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम लाहौर NA 127 seat in Pakistan general elections. Talha is being helped and supported by Hafiz Saeed openly. Talha Saeed should be interrogated about Hafiz Saeed's details. अगर आप तलहा सईद को उठा लें और उससे पूछताछ करें तो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि तलहा सईद का बाप कहां छिपा है। क्या अमेरिका इतना सा काम नहीं कर सकता? हम तो कोई जासूस नहीं है, हम कोई सुरक्षा के एक्सपर्ट नहीं है, मैं पुलिस में काम नहीं करता, मैं किसी खुफिया एजेंसी में काम नहीं करता, लेकिन इतना दिमाग तो मेरा भी चलता है, आपका भी चलता होगा, लेकिन यह बात अमेरिका को समझ में नहीं आ रही। यानी यह सिर्फ एक दिखावे के लिए है। अब कोई और अगर खालिस्तानी आतंकवादी होता तो अमेरिका उसकी जान बचाने के लिए भारत से सवाल कर लेता। आप खुद सोचिए, जो अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढ लेता है, पाकिस्तान में घुसकर उसकी हत्या कर देता है, क्या उसे यह बात पता नहीं होगी कि हाफिज सईद इस समय कहां है? जबकि यह बात सब जानते हैं और यहां बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बातें और भी हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सूची में जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उनमें से 150 आतंकवादी इस समय पाकिस्तान में हैं और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को यह बात कई बार बताई गई है, लेकिन पाकिस्तान में ऐशो आराम से रह रहे इन आतंकवादियों का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। और इससे भी बड़ा मजाक यह है कि फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अमेरिका जैसे देशों से और IMF जैसी संस्थाओं से पैसा लेता रहता है, आर्थिक मदद मांगता रहता है और उसे यह मदद मिल भी जाती है। यानी आतंकवाद को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे मिलकर नजरअंदाज करने में अमेरिका जैसे देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बहुत शानदार काम कर रही हैं। और आपने देखा होगा, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू जो अमेरिका में बैठकर दिन रात भारत को धमकी देता है, भारत की संसद को उड़ाने की धमकी देता है, राम मंदिर को लेकर अब आजकल धमकी दे रहा है, उससे अमेरिका कुछ नहीं कहता और भारत से सवाल करता है कि पन्नू को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। आज बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि अगर हाफिज सईद की पार्टी कुछ सीटें जीतकर पाकिस्तान की संसद में आ गई और फिर वहां की सरकार में शामिल हो गई, और अगर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान की संसद तक पहुंच गया या वहां का कोई मंत्री बन गया, हम तो कहते हैं उसे विदेश मंत्री बना दीजिए, तो क्या होगा और तब अमेरिका जैसे देश क्या कर लेंगे? इसलिए आज भारत के 140 करोड़ लोगों को यह सोचना होगा कि अगर इस तरह के आतंकवादी खुलेआम घूमते रहे तो जो हमास ने थोड़े दिन पहले इजराइल पर किया है, इसी तरह का हमला भारत पर भी कभी भी हो सकता है। और हम बताते हैं कि अमेरिका ऐसी स्थिति में क्या करेगा। अमेरिका वही करेगा जो उसने अफगानिस्तान में किया। उसने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू की और फिर तालिबान के आतंकवादियों को ही अफगानिस्तान की सत्ता सौंप दी। यानी पहले उन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर उन्हीं आतंकवादियों से हाथ में ला लिया और रातों रात वहां की सेना भाग गई। और आज संयुक्त राष्ट्र और दूसरी संस्थाएं तालिबान को विमानों में भरकर डॉलर्स भेजती हैं और यह सब कुछ मानवीय सहायता के नाम पर वहां पर होता है। अब आप देख लीजिए, इसके अलावा पाकिस्तान कहता है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन आज उस पर भी हमारा सवाल यह है कि जिस देश में पूर्व विदेश मंत्री को धक्के मारकर इस तरह जेल में डाला जाता है, इसकी तुलना में आतंकवादी को सुरक्षा देकर उसे नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ाया जाता है, वो देश कैसे पीड़ित होगा? और आप खुद इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में एक नया खतरनाक ट्रेंड चल रहा है जो हम बार बार आपको बताते हैं, और वो ये है कि अब धीरे धीरे आतंकवाद अगले स्तर, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है। और नेक्स्ट लेवल क्या है? जब आतंकवादी नेता बन जाएंगे। आतंकवादियों को यह बात समझ में आ चुकी है कि अब सिर्फ आतंकवाद से, बंदूक से काम नहीं चलेगा। जब तक हमारी सरकारें नहीं बनेंगी, जब तक हम खुद सरकार में नहीं बैठेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। वो इस बात को समझ गए हैं। इसलिए अब हमास के आतंकवादियों ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। वो चुनाव जीतते हैं, वो गाजा में सरकार में शामिल है। इसी तरह हुथी के जो आतंकवादी हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी नेता बन चुके हैं। इसी तरह दूसरे कई आतंकवादी संस्थाएं हैं, आतंकवादी जो हैं वो अब चुनाव में हिस्सा लेते हैं और अपने आतंकवादियों को वहां नेता बना रहे हैं। हिजबुल्लाह भी उनमें से एक
आतंकवादी संगठन है। तालिबान आप जानते ही हैं, तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान में पूरी सरकार चला रहे हैं और अब पाकिस्तान में भी आतंकवादी सांसद बनने वाले हैं, एमपी बनने वाले हैं और ये किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। तो हमारा एक सवाल यह है कि क्या देश में कोई ऐसा हिंदू भी होगा जो राम मंदिर के दर्शन करना नहीं चाहेगा? और राम मंदिर के दर्शन न करने वाला व्यक्ति क्या हिंदू विरोधी कहलाएगा? आज कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि अगर कोई हिंदू राम मंदिर के दर्शन नहीं करना चाहता तो उसे हिंदू विरोधी कहना गलत होगा। सिर्फ राम मंदिर न जाने से कोई हिंदू विरोधी नहीं बनता। Not going to a political event doesn't make you anti-Hindu. Going to a temple doesn't make you sort of anti anybody else. I think this kind of sort of putting the Congress leadership in a box and saying, if you go, that means you are playing into the BJP's hands. If you don't go, that means you're anti-Hindu. I mean, this kind of thing is nonsense. What are we supposed to do? I think let the individuals make a reasonable choice and they will do what they consider right. अब जरा सोचिए, हमारे देश की राजनीति कैसी है कि हम राम मंदिर पर भी एक नहीं रह सके। हमारे देश में वैसे तो हर चीज पर राजनीति होती है। हम ना युद्ध काल में एक होते हैं, ना आपातकाल में एक होते हैं, कोविड काल में भी हम एक नहीं हो सकते। अपनी किसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए भी हम एकता नहीं दिखाते। लेकिन हमने ये सोचा था कि कम से कम भगवान श्री राम के इस देश में भगवान राम पर तो सारा देश एक हो जाएगा, राम मंदिर पर तो सारा देश एक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और हमने भगवान श्री राम के मंदिर के को भी राजनीति से बख्शा नहीं। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात भारत जैसे देश के लिए हो नहीं सकती। आज हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन इन वीर बलिदानियों को हमारे देश में कभी कोई सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बताकर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इनकी आत्मा कितनी खुश होंगी। और इन नायकों में कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे, कोठारी ब्रदर्स, जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे। ये कार सेवा करने के लिए गए थे और वहां यूपी पुलिस ने इन्हें गोलियों से भून दिया और इनकी जान ले ली। और ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे उस समय। और उस समय अयोध्या में बहुत तनाव था। अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कोलकाता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। इसलिए आज हम आपको कोठारी ब्रदर्स की कहानी सुनाना चाहते हैं। उस जमाने की ये तस्वीरें हैं जब मैं आपको बात कर रहा हूं और इन्हीं लोगों में कोठारी बंधु भी थे। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था। और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दिए और पुलिस की इस कार्रवाई में सिर्फ 2 नवंबर को ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई थी। 15 कार सेवक मारे गए, जिनमें कोलकाता के कोठारी बंधु भी शामिल थे। इनमें शरद कोठारी सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बाद में मुलायम सिंह ने खुद यह बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी एक बड़ी भूल थी। आज जब हमारी टीम कोलकाता में कोठारी बंधुओं के घर पहुंची उनके परिवार से मिलने के लिए, तो हमें पता चला कि उनकी बहन आज भी हर रोज अपने दिवंगत भाइयों के लिए एक दिया जलाती है। और उन्होंने यह आग्रह किया कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी को ना बुलाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उनके भाइयों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के किसी भी सदस्य को वहां नहीं बुलाया जाना चाहिए। साल हो गए जब आपके 2
भाई, बड़े भाई राम और शरद, उन्होंने ये जो सबसे बड़ा बलिदान है वो दिया था। जय श्री राम। उन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया कि अब आपको अपने जीवन को किस रास्ते पर लेकर जाना है। उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो किया, और उनके जाने के बाद माँ पिताजी के साथ मैंने भी ये संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का भव्य मंदिर नहीं बन के तैयार होता है, तब तक हमें कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी हम वहां अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। माँ पिताजी अब नहीं रहे, ये थोड़ा दुखदाई है कि जो सपना उन्होंने अपने बच्चों के जाने के बाद बरसों तक अपनी आंखों में उस सपने को संजोए रखा, और उसके लिए वो जिए भी, और उसके नहीं बनने पर जो तकलीफ होती है वो झेलते झेलते वो चले भी गए। तो आज वो बरसों के बाद जब वो सपना पूरा हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। कार सेवा के लिए जाने की बुलावा आया, तब क्या परिवार राजी हुआ उनको छोड़ने में? कि 20 और 23 साल के थे महज। मैंने अगर परिवार में कहूँ तो सबसे पहले तो पिताजी की बात आती है, और पिताजी और भैया में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने ये बात पूछी भैया से कि भाई हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो हम धन से भी मदद कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम वहां जाएं? तो बड़े भैया ने बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए जी। तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही जन जाएगा, तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ। तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, तो बोले जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने, और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने में कामयाब। जिस दिन वो लोग जाने वाले थे हावड़ा स्टेशन से, तब आपके माताजी ने क्या कहा? पर माँ ने फिर भी उनको मंगल तिलक किया, उनको तिलक करके और घर से अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करके ही उन्हें विदा किया कि आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य को करके आओ, आप उसके लिए विजयी होके आओ। जब ये खबर सबसे पहले आप लोगों को कैसे मिली, और उसके बाद किस तरह से पूरे परिवार ने, विशेषकर आपके पिताजी और माताजी ने, उन्होंने कैसे संभाला अपने आप को? खबर ये 2 नवंबर की है, जब 11-12 बजे ही ऑलरेडी ये हो चुकी थी घटना, और बड़ा बाजार तक ये खबर आ चुकी थी। और फिर उस दिन पिताजी कुछ कार्यवश बड़ा बाजार आए हुए थे, तो कुछ लोगों को पता चला कि वो इधर ही हैं हीरालाल जी, तो उन्हें खोज के और उन्हें लाया गया, और उन्हें लाके और जब बैठाया गया तो उनके मन में एक आशंका हो गई कि कोई तो बात है। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे अयोध्या में सुन रहे गोली वगैरह चली है। तो उन्होंने पूछा बच्चे कैसे हैं, बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर उन्हें धीरे धीरे करके उन्हें बताया गया। फिर रात को जब कुछ लोग आए घर पे, वो लोग आए तो माँ पता नहीं पहले ही से क्यों उनको आशंका थी, क्या हुआ तुम लोग अभी इस समय घर आए हो? तो बोले नहीं नहीं, मैं हम तो इधर से ही गुजर रहे थे तो हम आ गए आपके पास। उसके थोड़ी देर बाद जब लोगों को लगा, लोग फिर एक साथ कई लोग घर पे घुसे, वो जब घुसे उसके बाद जो बातें हुई उसमें माँ को थोड़े बहुत ऐसे भनक दी गई कि सुने अयोध्या में गोली लगी है, गोली चली है और किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। माँ तो इतना सब सुनने के बाद तुरंत ही बेहोश हो गए, वो अपने होश में ही नहीं, वो सारी रात वैसे ही बेहोशी में रही। तो पिताजी मिले, मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया और के पास जाना है, उनको मेरी जरूरत है। पिताजी बोला हाँ बेटा जरूर। तो आप लोग गए थे? नहीं, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि तीनों का जाना शायद उस समय पॉसिबल भी नहीं था। उस समय वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, और दूसरा उनको उस रूप में देखने के लिए हम तैयार नहीं थे।
हंसते खेलते 2 बच्चे आपके घर से गए, उनको उस रूप में नहीं देख सकते थे। हमारे देश की विपक्षी पार्टियां, हमारे देश के नेता चाहे राम मंदिर पर कितनी भी राजनीति कर लें, लेकिन हमारे देश की आम जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए यह राजनीति का विषय नहीं है, ये दिल का विषय है, ये आस्था का विषय है। और आज भी भारत में जो आम हिंदू परिवार हैं, वो राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर कितने प्रसन्न हैं और दिल से कैसे राम मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, ये इंटरव्यू देखकर, ये कहानी देखकर कोठारी बंधुओं की आपको आज समझ में आया होगा। कोठारी बंधुओं की तरह न जाने कितने ऐसे और लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया है कि एक दिन राम मंदिर उनके सामने अस्तित्व में आ जाए। इसलिए उन तमाम लोगों का संघर्ष की ये कहानी है, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों की ये कहानी है। और भारत का एक आम हिंदू जो परिवार है, वो आज इस उपलब्धि को लेकर बहुत खुश है। अब हम आपको राम मंदिर की कार्यशाला में लेकर जाएंगे, जहां रामेश्वरम से लाया गया 620 किलोग्राम का एक घंटा रखा गया है। और ये वो मंदिर का घंटा है जिसे 22 जनवरी को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आज आप ठीक उसी जगह से, राम मंदिर से, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में है। 1990 में ही यहाँ पर कार्य शुरू हो गया था। किस तरह से यहाँ पर पत्थरों को तराशा गया, लेकिन वहीं कार्यशाला के मंदिर में एक बहुत बड़ा मंदिर का घंटा भी है। एक अनुमान के मुताबिक, एक अधिकारी के मुताबिक ये लगभग 620 किलो का है। जय श्री राम इस पर लिखा है। ये भक्तों ने भेजा है रामेश्वरम से। और इसी तरह के कुछ मंदिर के घंटे, कहा यह जा रहा है इसकी जो गूंज है वो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसी तरह के बड़े बड़े कुछ और मंदिर के घंटे कर्नाटक से आ रहे हैं, देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं। और यहाँ पर इस कार्यशाला के मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो इस घंटे के साथ तस्वीर भी खिंचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी जो राम जन्मभूमि का इतिहास है उसका वो अब एक भाग हो जाएंगे। भावी पीढ़ियां भी और ये पीढ़ी भी। हम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में हैं, जहां पर पत्थर तराशने का काम, एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने उस पत्थर को तराशने का काम 1990 में शुरू हुआ था। और वो जो पहला पत्थर जो तराशा गया था वो यहां नींव का पत्थर है। और वहां भगवान शंकर और भगवान हनुमान दोनों यहां स्थापित किए गए हैं। यह पहला पत्थर लोगों को इंस्पायर करता रहता है, लगातार लोगों को प्रेरणा देता रहता है, लगातार, कि लोग इससे प्रेरित हो और वो काम निरंतर चलता रहे। और पहला पत्थर आप ही ने तराशा था। स्वागत है आपका आज तक। हाँ, हमने तराशा था, वहीं पूजा पाठ किया था। परमहंस जी महाराज भी थे, नित्य गोपाल दास जी महाराज भी थे। पूजा पाठ करके इसके ऊपर प्यारी छेनी हमने चलाई थी। पहली छेनी आपने चलाई थी और फिर उस पत्थर को यहाँ पर लगाया गया। अभी वो सब पूजा पाठ हो रही है, इसकी सब दर्शन भी करते हैं। एक पत्थर यहाँ रखा है, एक बरगद के नीचे रखा है। तो दो पत्थर लाए गए थे। उस टाइम हम आया जब पत्थर भी नहीं आया था। उसके बाद 8-10 दिन के बाद एक पत्थर गाड़ी आई जी। उसके बाद कारीगर भी आना चालू हो गया जी। तो कारीगर भी आस्ते आस्ते, हमारे पास 150 आदमी की संख्या थी। तो हमको बहुत अच्छा हो रहा था। ये देखिए, यहाँ इन पत्थरों को देखना शुरू कीजिए, इन पिलर्स को जी। ये सब पिलर है, इसका पार्ट अंदर पड़ा हुआ है। एक पिलर के अंदर 6 पत्थर होता है जब एक पिलर खड़ा होता है। तो पिलर खड़ा किया है वहीं देखने के लिए हमने दो जी, कि ऐसे ही पिलर सब बनेंगे। तो ऐसे कितने पिलर 1990 में आपने तराशना शुरू किया और कितने ऐसा है कि एक मंजिल के अंदर 16 पिलर, 106 पिलर थे। 2 मंजिल में 212 पिलर थे। तो पिलर सब हमने यहीं बनाए थे। तो अभी आधा तो वहाँ चला गया, थोड़ा ही बाकी है, ये भी जाएंगे आस्ते आस्ते। ये देखिए, ऐसा जब पिलर बनके तैयार होगा, मूर्तियां तो उसके बाद गाड़ी जाएंगी, इस पे गढ़ेंगी। लेकिन आप ये सोचिए, 1 2 3 4 5 और ऊपर 6,
तो 6 ऐसे पत्थर के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर इसमें ये बनेगा। ये ऐसा ही बनेगा और ये ऐसे ही बना लगा हुआ है, अभी फिट नहीं किया है। ये खाते के अंदर खाते बिठा दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का हर हिंदू परिवार एक न एक बार क्यों जल्दी से जल्दी राम मंदिर जरूर जाना चाहेगा, राम मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहेगा। लेकिन जब तक आप नहीं जा पा रहे हैं तब तक आप आज तक पर और ब्लैक एंड व्हाइट पर हर रोज रात को 9 बजे राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, भगवान श्री राम की कहानियां सुन सकते हैं और इस मंदिर के पीछे कितने लोगों का परिश्रम है, कितने लोगों का लंबा संघर्ष है, ये मंदिर अस्तित्व में कैसे आया, ये सारी कहानियां हर रोज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आप चाहें तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ आप रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में राम मंदिर से ये रिपोर्टिंग देख सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि इस समय पूरा देश राममय हो चुका है तो ये बात गलत नहीं होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बात राम मंदिर की हो रही है और अब लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर तोहफे में राम मंदिर का 3D मॉडल भेंट कर रहे हैं। अब तक हमारे देश के लोग, आपने देखा होगा, ताजमहल का 3D मॉडल एक दूसरे को भेंट के रूप में दिया करते थे, जिसे शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन अब हमारे देश के लोग राम मंदिर का 3D मॉडल एक दूसरे को भेंट कर रहे हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है और इस पर आप गाजियाबाद से हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के फर्नीचर मार्केट के एक वर्कशॉप में हैं और हमारे पीछे जो आप ये तमाम राम मंदिर के रेप्लिका देख रहे हैं, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन इस मंदिर के रेप्लिका ने मार्केट में धूम मचाई हुई है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का मतलब है कि इतनी महंगी मशीन और इतनी टेक्नोलॉजी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि ये हाई इन डिमांड है। लोग इसको बहुत तेजी से खरीद रहे हैं और यही नहीं, लोगों का ये कहना है जो इसको बनाते हैं, ये जो आप बना रहे हैं इसको बनाने का तरीका क्या है, 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? अब लोग प्रेफर कर रहे हैं ताजमहल और एफिल टावर की जगह इनको रखना और रिप्लेस कर दिया है ताजमहल और एफिल टावर के जो ऐसे बनते थे। हाँ, और इसको मैन्युफैक्चर करने की जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो FDM 3D प्रिंटिंग है। तो इसमें बेसिकली कोई भी कैड मॉडल हम एक प्लास्टिक फिलामेंट के थ्रू फ्यूज करके उसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है ये, उसके थ्रू हम ये डेवलप करते हैं। और सेकंड इसमें हम लेजर कटिंग पार्ट्स भी यूज करते हैं MDF के। तो लेजर कटिंग पार्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं, क्या उसी का ये नतीजा माना जाए कि इस जो रेप्लिका में जो नक्काशी है, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है, क्या उसी वजह से ये सब? हाँ, 3D प्रिंटिंग को इसका क्रेडिट जाएगा। 3D प्रिंटिंग से जितनी ज्यादा बेटर कैड मॉडलिंग हुई होगी उतना बेटर वो प्रोडक्ट प्रिंट हो सकता है या फिर सिमिलर रेप्लिका बनाया जा सकता है, उतना ज्यादा एक्यूरेट। वो लोग जो ताजमहल के रेप्लिका खरीद करके और उसको एज ए सुवेनियर, एज एक निशानी के तौर पर भारत की उसको दिया करते थे, वो अब ये खरीद रहे हैं और इसकी डिमांड ज्यादा है। इसी वजह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 अब आने वाला है, नया साल। नए साल पर जो भारत की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो ये कि इस नए साल में आपको राम मंदिर जाने का अवसर मिलेगा। और अगर आप इस बार नए वर्ष पर कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं तो वो प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए, आपको आज हम एक सुझाव देना चाहते हैं और वो ये है, वो प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि भगवान श्री राम के इस देश में जो 110 करोड़ हिंदू रहते हैं उन्हें अपने हृदय के साथ अपने घर पर रामचरितमानस को स्थान देना चाहिए और रामचरितमानस को अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए। आपको याद होगा हमारे देश में परंपरा थी पहले कि हर परिवार में रामचरितमानस को स्थान दिया जाता था। रामचरितमानस अगर आपने अपने घर में रखी तो सोचिए भगवान श्री राम साक्षात आपके घर में है। और यह परंपरा रही है हमारे यहाँ कि रामचरितमानस को पढ़ा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। चाहे हर रोज एक पृष्ठ आप पढ़ें, लेकिन लोग रामचरितमानस को पढ़ा करते थे।
ताकि भगवान श्री राम के जो जीवन के आदर्श थे वो किसी तरह उनके परिवार में भी आ जाएं, उनके अंदर भी आ जाएं। आप चाहें तो उस परंपरा को दोबारा शुरू कर सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को बता सकते हैं। आप चाहें तो एक दूसरे को जब आप गिफ्ट करते हैं, ये आपने एक गिफ्ट देखा कि आप भगवान श्री राम के मंदिर का मॉडल एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आज मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपको एक गिफ्ट करना ही है तो आप रामचरितमानस की एक कॉपी एक दूसरे को गिफ्ट कीजिए। बच्चों को बताइए, युवाओं को बताइए और उनसे कहिए कि वो अपने घर में, अपने परिवार में रामचरितमानस को स्थान दें। आज भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। यानी कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी या कह लीजिए प्राचीन राजनीतिक पार्टी है। आज 139वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नागपुर में एक रैली की, जिस रैली का नाम रखा गया है तैयार हम। ये वैसे इसी बोल से गाना भी आया था और शायद उन्होंने ये जो लाइन पकड़ी है वहीं से पकड़ी है, लेकिन कांग्रेस इस रैली के जरिए है तैयार हम ये बताना चाहती है कि अब कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश को गुलामी के दौर में ले जाना चाहती है और उन्होंने नागपुर में यह भी कहा है कि देश की सभी संस्थाओं पर अब आरएसएस का कब्जा हो चुका है और नागपुर वही शहर है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का जन्मदिन है, इसलिए आज हम आपको कांग्रेस का इतिहास भी बताना चाहते हैं, क्योंकि शायद कुछ ऐसी बातें कांग्रेस की होंगी जो शायद आपको भी नहीं पता होगी। कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय द्वारा नहीं बल्कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर द्वारा की गई थी और इस अंग्रेज अफसर का नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने आज ही के दिन वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित एक सभा में कांग्रेस पार्टी के गठन का ऐलान किया था और तब इस सभा में देश भर से 100 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से 72 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। और ये 72 लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, ये सारे वो लोग थे जिनकी पढ़ाई लिखाई या तो ब्रिटेन में हुई थी या ये लोग ब्रिटेन में ही रहते थे, यानी अंग्रेजी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने मिलकर कांग्रेस पार्टी बनाई थी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो पेशे से वकील थे और कई वर्षों तक वो इंग्लैंड में रहे थे और भारत की ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में उनका अटूट विश्वास था। तो सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रिटिश हुकूमत में अटूट विश्वास हो वो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना। इसके अलावा उस समय कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले 72 लोगों में से 39 लोग पेशे से वकील थे, जिसकी वजह से उस समय बहुत इसे पढ़े लिखे और अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखने वाले वकीलों की पार्टी भी कहा जाता था। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी सिर्फ पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बनाई थी और इससे भारत के आम नागरिकों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। बॉम्बे की जिस सभा में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, वो सभा पहले पुणे में होनी थी और इस सभा में केवल राजाओं, महाराजाओं और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को ही बुलाया गया था।
मार्च 1885 में जब A.O. ह्यूम इंग्लैंड से भारत लौटे, तब इसके कुछ समय बाद उन्होंने भारत के कुछ गिने चुने प्रभावशाली लोगों को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि 25 से 31 दिसंबर के बीच पुणे में इंडियन नेशनल यूनियन की एक सभा होगी, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के अंग्रेजी जानने और बोलने वाले प्रमुख प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि A.O. ह्यूम ने उस समय भारत के ऐसे लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी बनाई जो रंग से तो अंग्रेजों की तरह गोरे नहीं थे, रंग से तो ब्राउन थे, लेकिन ये ब्राउन साहब थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार, उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी कल्चर पूरी तरह अंग्रेजों के जैसी थी और वो खुद अंग्रेज जैसे ही बनना भी चाहते थे। सबसे बड़ी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला नाम ये नहीं था, बल्कि उसका पहला नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना का मकसद भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना नहीं था। अंग्रेजों को हमेशा इस बात का डर था कि कहीं 1857 की तरह फिर से उनके खिलाफ कोई विद्रोह ना हो जाए। और जब वर्ष 1860 से 1875 के बीच अंग्रेजी सरकार भारत में कई तरह के कानून लाई और इन कानूनों का अलग अलग प्रांतों और क्षेत्रों में विरोध हुआ, तो अंग्रेजों ने इस दौरान यह देखा कि भारत के लोग इतने शांत हैं कि अगर उन्हें यह भरोसा दिलाया जाए कि उनके लोगों का एक संगठन भी इस देश में उनकी आवाज उठाने के लिए है, तो वो शायद कभी अंग्रेजी सरकार का विरोध नहीं करेंगे। और इसके बाद इसी काम के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। वर्ष 1885 से 1889 तक कांग्रेस के 5 अधिवेशन हुए, लेकिन किसी भी अधिवेशन में आजादी को लेकर कोई भी प्रस्ताव या मांग पेश नहीं की गई। आजादी उनका मकसद ही नहीं था। और कांग्रेस के गरम दल के नेता और क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने इसे लेकर यंग इंडिया नाम के एक अखबार में वर्ष 1916 में एक लेख लिखा था, जिसमें वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है जो अंग्रेजी सरकार के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस इतिहास से आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इतने दोस्ताना यानी इतने फ्रेंडली क्यों थे। वैसे महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी बनने के 30 साल बाद यानी वर्ष 1915 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और इसके बाद वो कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे औपचारिक रूप से, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर फैसले में उनकी राय जरूर होती थी, उनका रोल जरूर होता था और कांग्रेस की लगभग हर बैठक में वो मौजूद भी रहते थे। बस इतना था कि वो कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे। तो कांग्रेस को आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस का जो इतिहास था, किस मकसद के साथ कांग्रेस को शुरू किया गया था, वो आज हमने आपके सामने बता दिया। ये इतिहास का एक हिस्सा है, आपको जानना चाहिए। अब आपको हम डंकी रूट के बारे में बताते हैं। फ्रांस से लगभग 300 भारतीयों को ले जा रहे जिस विमान को वापस भारत लौटा दिया गया था, जो अभी 2 दिन पहले मुंबई में लैंड किया, उसकी पूरी कहानी आप सब जानना चाहते होंगे, लेकिन अभी तक सच सामने आया नहीं है और इन लोगों के साथ क्या हुआ ये सब जानना चाहते हैं। फ्रांस से जो 276 लोग लौटे थे भारत, उनमें से ज्यादातर लोग पंजाब के हैं और गुजरात के भी 21 लोग इनमें शामिल थे और वहां अब गुजरात में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात में सीआईडी ने 4 टीमें बनाई हैं और अब लौटकर आए लोगों और उनके परिवारों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई भी कुछ बताना नहीं चाहता। ये गुजरात के मेहसाणा जिले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं और यहीं से लोग विदेश जा रहे थे। 6 एजेंट्स का पता चल गया है, लेकिन ये एजेंट्स भी अब अपना दफ्तर छोड़कर, ठिकाना छोड़कर भाग चुके हैं। रोमानिया बेस जे एरोप्लेन दुबई थी वाया फ्रांस यूएसए जाने वाला था, उसमें फ्रांस में जब इसको रोका गया तब गुजरात और देश के अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोगों को वहां पे डिटेन किया था। एक काफी अच्छी डेवलपमेंट उसमें ये है कि उसमें से कुछ लोग आज मुंबई में परत आ गए हैं। तो जैसे ही उसमें गुजरात के जो कुछ लोग हैं, हमारे पास जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो 21 लोगों का, तो वो लोग जैसे ही गुजरात पहुंचेंगे हमारी टीम उनके संपर्क में है, तो हम उनका भी पूछपरछ करेंगे। इन लोगों के पूछपरछ के बाद अभी भी हमारे पास कुछ जरूरी माहिती है, हमारे पास पुरावा मिलते हैं, हम इसमें जो भी एजेंट्स और एजेंसी इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर लेंगे।
अब आप इसे एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हुई है, जिसकी कहानी भी बिल्कुल इस कहानी से मिलती जुलती है। और इस फिल्म में ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें हर कीमत पर विदेश जाना है, एनआरआई बनना है। विदेश उन्हें इतना आकर्षित करता है कि वो अवैध रूप से डंकी रूट से विदेश जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं और एनआरआई बनना चाहते हैं, और वो अपनी जान पर खेलकर वहां तक पहुंचते हैं। डंकी रूट वो होता है जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश और फिर वहां से किसी और देश के रास्ते होते हुए अवैध रूप से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रवेश करना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग वीजा लेकर भारत से तो किसी दूसरे देश में पहले चले जाते हैं, लेकिन आगे वो बिना वीजा के दूसरे देशों से होते हुए अवैध रूप से अमेरिका या किसी दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं। तो डंकी रूट क्या है, इसे इस नक्शे के जरिए आप समझिए। जैसे ये लोग कहां जा रहे थे, अगर एजेंट ने लोगों को अमेरिका या कनाडा भेजने की उनसे डील की है तो पहले लोगों को भारत से दुबई भेजा जाता है, ये वो डंकी रूट है। वहां से उन्हें लैटिन अमेरिका के किसी देश में भेजा जाता है, जैसे इक्वाडोर या बोलिविया, गयाना या निकारागुआ जैसे देशों में भेजा जाता है। ये जो फ्लाइट अभी पकड़ी गई फ्रांस में, ये निकारागुआ ही जा रही थी और वहां भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, इसलिए इन देशों में पहले जाते हैं। इसके बाद ये एजेंट लोगों को मैक्सिको ले जाते हैं और वहां से लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग लैटिन अमेरिका के किसी देश पहुंच जाते हैं और उसके बाद पैदल चलकर खतरनाक रास्तों से होते हुए, जंगलों से होते हुए मैक्सिको तक पहुंचते हैं। तो यह अमेरिका पहुंचने का डंकी रूट है। और ऐसे ही लोग यूरोप के देशों में भी जाते हैं। और जिस दिन डंकी फिल्म रिलीज हुई, ठीक उसी दिन भारतीयों को ले जा रहे इस विमान को फ्रांस में रोक लिया गया और रोमानिया की एक कंपनी का यह चार्टर प्लेन दुबई पहुंचे भारतीयों को लेकर निकारागुआ ही जाने वाला था, जो डंकी रूट में आता है। अब सच तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस घटना से यह सच्चाई जरूर पता चली कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी भी कीमत पर विदेश जाकर बसना चाहते हैं, एनआरआई बनना चाहते हैं और विदेश में बसने की उनकी जो चाहत है ये बढ़ती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। 2019-20 में अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या 20,000 से कम थी और पिछले वर्ष सितंबर से इस वर्ष अक्टूबर के बीच ये बढ़कर लगभग 97,000 हो चुकी है। यानी एक साल के दौरान लगभग 1 लाख भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश की। तो हर दिन औसतन 250 से ज्यादा भारतीय अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं अवैध रूप से। और यह समस्या पंजाब और गुजरात में ज्यादा है। विदेशों में इन दोनों राज्यों के लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब वहां से लोग वैध तरीके से तो विदेश जाते ही हैं, यानी वीजा लेकर जाते हैं, लेकिन इन जगहों से लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने का एक रैकेट भी चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पक्की नौकरी करने के लिए जो भारतीय विदेश जाते हैं उनमें से सिर्फ 1% गुजराती होते हैं और 3% पंजाबी। इनमें सबसे ज्यादा 32% लोग उत्तर प्रदेश के होते हैं। अभी जिस विमान को फ्रांस में रोका गया उसमें भी ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब के थे और यह बात पहले भी पता चली कि पंजाब और गुजरात में अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजना अब एक धंधा बन चुका है और विदेश जाने के लालच में लोगों को पैसे का नुकसान हो रहा है, उनकी जान भी जा रही है। ये देखिए, जब ये लोग मुंबई के एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सिर ढककर और चेहरा छुपाकर ये लोग बाहर निकल रहे थे। यानी ये दिखना नहीं चाहते थे, लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं रखना चाहते थे, ये चाहते थे कोई इन्हें पहचाने नहीं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इन्हें अपना चेहरा छुपाने की आवश्यकता पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या काम करके आए हैं कि ये कैमरे के सामने आना नहीं चाहते और अपने किए पर शर्मिंदा हैं? जरा सोचिए। यह तस्वीर एक खुशहाल परिवार की है जो गुजरात के गांव में रहता था। पिछले साल जनवरी में जगदीश पटेल ने अपनी पत्नी वैशाली और 2 छोटे बच्चों के साथ अवैध रूप से विदेश जाने का फैसला किया और अमेरिका की सीमा के पास चारों की लाश मिली। एजेंट्स ने उन्हें पैदल छोड़ दिया था और उनकी ठंड में जमकर मौत हो गई। दुख की बात है कि इसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस साल भी गुजरात के 2 परिवारों के लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हुए मारे गए। 9 और लोग लापता हो गए और संदेह है कि उनकी जो नाव थी वो शायद समुद्र में डूब गई।
आपको पता है कि विदेश भेजने के लिए ये एजेंट कितना पैसा लेते हैं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। यानी अगर 4 लोगों का एक परिवार जाना चाहता है तो उनके पास 2 से 3 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब यह परिवार जा पाएगा। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास इतना पैसा है तो वो गरीब तो हो नहीं सकता, और इतने पैसे का अगर सही इस्तेमाल करे, अगर अपने ही देश में, अपने ही इलाके में, राज्य में अपना कोई बिजनेस कर ले, अपना कोई काम धंधा कर ले, या पढ़ाई करके योग्यता हासिल कर ले, महंगी से महंगी पढ़ाई, महंगी से महंगी डिग्री वो ले सकता है, तो भारत में रहकर ही शानदार जिंदगी जीत सकते हैं। वो धनवान हो सकते हैं, सिर उठाकर फक्र से इस देश में जी सकते हैं, बजाय इसके कि शर्मिंदा होकर विदेश से पकड़े जाने के बाद ऐसे लौटना पड़े। लेकिन हमारे देश में बहुत से लोगों में विदेश को लेकर एक ऐसा आकर्षण है कि वो सच्चाई समझे बिना विदेश जाने का सपना देखने लगते हैं। हमारे देश के युवाओं में भी ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा शौक है, लेकिन वहां की सच्चाई क्या है, इसे आप इन वीडियोस को देखकर समझिए जो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। इसलिए आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि विदेश में एक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन बनने की बजाय अगर आपके पास 20-25 लाख रुपया है जो आप एजेंट को देने वाले हैं, अगर आप 50 लाख 75 लाख रुपए एजेंट को दे रहे हैं, तो उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल करके अपने ही देश में कोई काम धंधा कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए और शान से सीना तान कर अपने देश में फक्र से आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यहां आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। और इंसान की सबसे बुरी आदत यह है कि उसे अगर कुछ ना मिले तो वो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो वो उसकी कद्र नहीं करता।